वेलकम स्टूडेंट्स। मेजरमेंट के नेक्स्ट लेक्चर में कल बार बार 2-3 दिनों से चैट बॉक्स में आ रहा था कि नोट्स का पेज नंबर 18 जो है उसमें फिजिकल क्वांटिटी क्या बताया गया है, तो वो क्या बताया गया वो अभी हम पहले समझाने जा रहे हैं आपको कि देखिए वेरी सिंपल है कि आप मैथ में पढ़ते हैं तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल पढ़ते हैं। तो कांस्टेंट क्या है? 1 2 3 4 जिसका वैल्यू फिक्स होता है। अब वेरिएबल एक्स वाई जेड जिसका वैल्यू कुछ भी होता है, कहीं एक्स का वैल्यू 1, कहीं एक्स का वैल्यू 2, कहीं एक्स 2। तो ये कांस्टेंट वेरिएबल तो आप मैथ में पढ़े, लेकिन इसका एप्लीकेशन कहाँ है? तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। कि जैसे आप बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू लिखते हैं 6.67, कैपिटल जी से दिखाते हैं इसको, इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसका वैल्यू फिक्स है तो ये कांस्टेंट हुआ। लेकिन जब बात आप करते हैं फोर्स का, जब बात आप करते हैं मास का, जब बात आप करते हैं टाइम का, तो टाइम कभी 2 सेकेंड, कभी 3 सेकेंड, कभी 4 सेकेंड, तो ये सब वेरिएबल हुआ। उसी जैसे स्पीड ऑफ लाइट का बात करते हैं, तो जब स्पीड ऑफ लाइट हम लोग लेते हैं, सी से दिखाते हैं इसको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट हुआ। लेकिन अगर स्पीड सिर्फ बोला जाए, स्पीड ऑफ लाइट यानी वैक्यूम है, तो सिर्फ स्पीड बोला जाए तो वेरिएबल है। कहीं स्पीड का वैल्यू कुछ होगा, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा। तो यही होता है वेरिएबल और कांस्टेंट, कि वेरिएबल जो है जिसका वैल्यू वेरी करे और कांस्टेंट जिसका वैल्यू फिक्स हो। तो यहां पर जो आपको बताया गया है वो फिजिकल क्वांटिटी को वेरिएबल एंड कांस्टेंट के टर्म में बताया गया है। कि फिजिकल क्वांटिटी को आप दो भाग में बांटे, एक वेरिएबल की और दूसरा कांस्टेंट। वेरिएबल मींस उसका वैल्यू और जो मैग्नीट्यूड जिसको आप बोलते हैं वो वैरी करे, और कांस्टेंट में वैल्यू या मैग्नीट्यूड फिक्स हो। अब जब वेरिएबल की आप बात करेंगे तो इसमें भी डायमेंशनल वेरिएबल का है, और ये डायमेंशन लेस का है। तो डायमेंशनल वेरिएबल का मतलब हुआ कि वैसा वेरिएबल जिसका वैल्यू वेरी करे और उसमें डायमेंशन भी हो। तो जितना भी जैसा स्पीड, अब इसको अगर आप v से दिखा रहे हैं तो इसका डायमेंशन LT-1 यानी मीटर पर सेकंड, तो ये वेरी कर रहा है इसका वैल्यू, तो इसका डायमेंशन है, तो डायमेंशनल वेरिएबल का है। और डायमेंशन लेस वेरिएबल मतलब कि वैल्यू तो वेरी करे, वैल्यू विल वेरी बट having but no dimension। जैसे आप अढ़े थे प्लेन एंगल, तो प्लेन एंगल बराबर हम लोग क्या, अगर इसका डायमेंशन निकालेंगे तो प्लेन एंगल थीटा बराबर क्या लिखेंगे, L/R। तो EB लेंथ, तो क्या हो जाएगा M0 L0 T0, यानी ये डायमेंशन लेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मतलब इसका डायमेंशन नहीं है, तो ये डायमेंशन लेस वेरिएबल। लेकिन एंगल का वैल्यू कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ होगा। तो इस तरह के जितने भी क्वांटिटीज होंगे जो सेम क्वांटिटीज के मतलब जैसे रेशियो है, तो और उनका वैल्यू वेरी कर रहा है, तो वो डायमेंशन लेस वेरिएबल कराएंगे। बहुत सारा ऐसा क्वांटिटी है, जैसे अगर आप बात करें रिलेटिव डेंसिटी की, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बटा डेंसिटी ऑफ वाटर, तो सेम का है, तो इसका EB डायमेंशन लेस हो जाएगा, M0 L0 T0 कट जाएगा ना ऊपर नीचे। फिर आ जाता है बहुत सारा ऐसा क्वांटिटी है। कल हम लोग स्ट्रेन का चर्चा कर रहे थे ना, तो स्ट्रेन बराबर क्या था, चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ, तो ये भी डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स भी हैं जिनका वैल्यू तो वेरी करता है, लेकिन उनका डायमेंशन उनमें नहीं होता है।
तो इस तरह से वो हम लोग उसको डायमेंशन लेस वेरिएबल कहते हैं। फिर कांस्टेंट की भी बात आएगी, तो दोनों होगा डायमेंशनल कांस्टेंट और डायमेंशन लेस भी होगा। तो डायमेंशनल कांस्टेंट का मतलब हुआ कि वैसा कांस्टेंट जिसमें डायमेंशन हो, तो वैसा कांस्टेंट जैसे इसमें डायमेंशन हो, यानी आप अभी अभी जी का बात किए ना, तो जी का डायमेंशन हम लोग निकाले थे ना, जी का वैल्यू फिक्स होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन जब आप लिखेंगे तो न्यूटन को mLT इनवर्स 2 मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर केजी स्क्वायर यानी एम स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन हो गया m-1 L3T-2। तो इसका डायमेंशन हुआ कि नहीं, तो ये डायमेंशनल कांस्टेंट हुआ। और डायमेंशन लेस कांस्टेंट 2 3 4 इन सब का डायमेंशन होता है, नहीं होता है, तो डायमेंशनल कांस्टेंट हो गया कि जिसमें डायमेंशन लेस कांस्टेंट हो गया कि जिसमें डायमेंशन नहीं है लेकिन उनका वैल्यू कांस्टेंट होता है। तो इस तरह से और भी बहुत सारी चीजें आएंगे पूरे फिजिक्स में। तो ये चीज थी जो आप बार बार पूछ रहे थे। तो इसमें एग्जांपल जो है भी दिया हुआ है। तो एक एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है जो हम लोग लाइट में पढ़ेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी ऑप्टिकल मीडियम का, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम को हम लोग म्यू से दिखाते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होता है। तो ये भी स्पीड बटा स्पीड है, तो क्या होगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो ये सब को हम लोग लाइट में पढ़ेंगे। तो यहां पर सिर्फ एग्जांपल समझना है, यही चीज है। तो आपको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। और भी इसी तरह से और कोई कंफ्यूजन हो, नोट्स में कुछ बातें छोड़ी भी गई हैं जानबूझ के कि आगे फिर दोबारा में या दोबारा जब होगा तब या 8वां क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो वो सब बातें जो छोड़ी गई हैं, हम बोल भी दिए थे कि छोड़ रहे हैं, तो उसको आप लोग बाद में ही पढ़ेंगे। अब आते हैं हम लोग बुक पे अगेन। कुछ क्वेश्चंस, मात्र 4 क्वेश्चन बच गए हैं, उनका भी डिस्कशन कर लिया जाए। आगे है क्वेश्चन नंबर 106 नंबर क्वेश्चन। तो 106 क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो 106 में कहता है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल वैरीज विद डिस्टेंस x। u बराबर दिया हुआ है ax पे पावर हाफ x स्क्वायर प्लस b। ये पता है कि u एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, और x जो है डिस्टेंस है। x क्या है, डिस्टेंस है। अब देखिए, तो कहता है कि ये कह रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल वैरीज विद डिस्टेंस x, यानी कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है डिस्टेंस के साथ रिलेशन दिया हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी जो है डिस्टेंस के साथ वैरी कर रहा है, उसका डिफिनीशन दिया, मतलब एक फार्मूला दे दिया है। कह रहा है जहां a और b कांस्टेंट है, तो a गुना b का डायमेंशनल फार्मूला बताइए। तो पहले a और b का निकालेंगे तब ना a गुना b का निकालेंगे। तो a और b का निकालेंगे तो वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इस्तेमाल करेंगे, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो क्या बोले थे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में ये एनर्जी है, ये डिस्टेंस है, a और b का निकालना, ये भी डिस्टेंस है, भी डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। तो क्या बताया जाए, सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड सबट्रैक्टेड। तो सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड सबट्रैक्टेड, देन डायमेंशन ऑफ b इज सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड, तो सिर्फ यहां एडिशन की बात हो रही है, तो बाकी हम नियम का के लिए लिखे सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड, देन b इज इक्वल टू, तो b का डायमेंशन डिस्टेंस स्क्वायर, तो ये भी डिस्टेंस स्क्वायर तब ना ऐड हो रहा है, यानी b का डायमेंशन डिस्टेंस स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये l स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, l स्क्वायर। अब ये l स्क्वायर है, तो डिस्टेंस मीटर स्क्वायर में मीटर स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, मीटर स्क्वायर ही बचेगा। तो यहां नीचे तो मीटर स्क्वायर ही होगा, नहीं लेंथ का स्क्वायर ही होगा। अब एनर्जी का हमको पता है, क्या निकालना है,
नाउ U बराबर क्या है एनर्जी, ax पे पावर हाफ बटा नीचे क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अब एनर्जी है ये, तो बताया गया था आपको कि एनर्जी का और वर्क का जो डायमेंशन होता है और यूनिट होता है वो सेम होता है। तो वर्क बराबर क्या पढ़े थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या पढ़े थे, ml_t इनवर्स 2, तो उसमें लेंथ से गुना कर देंगे तो ml2 माइनस ml2t माइनस 2 यानी ml2t इनवर्स 2 लिखेंगे। तो एनर्जी का डायमेंशन हो गया ml2t इनवर्स 2 और बटा a का हमको निकालना है, ये l पे पावर हाफ हो जाएगा, डिस्टेंस है x डिस्टेंस है ना, तो l के पावर हाफ है, यहां l के पावर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, m l2 t माइनस 2 l को ऊपर लेके चले जाएंगे, l को हाफ को नीचे चला जाएंगे, अब बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया m l पे पावर कितना 2 2 4 और 4 में से आधा जाएगा, कितना बचेगा 2 2 4, 4 में से आधा गया, 4 दूनी 8 में से 1 क्या 7/2 यानी l पे पावर 7/2 और t पे पावर -2। अब ये हो गया हमारा a का, और b का पहले से निकला हुआ है, तो a इंटू b का निकालना है, तो a का निकाले m l पे पावर 7/2 t पे पावर -2 गुना b का l स्क्वायर, तो m l पे पावर 7/2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2 2 4 7 4 11/2 और t पे पावर माइनस m l पे पावर 11/2 t पे पावर -2, सेकेंड नंबर ऑप्शन है, मिला लेते हैं। आप एक बार देख ले इसको बढ़िया से, फिर से हम एक बार इसको हम रिपीट करते हैं। देखिए इस बात को याद रखना है कि ये चीज फुल्ली लॉजिकल आधारित है, मतलब यहां पर हम लोग गुना भागा भी कर रहे हैं तो लॉजिक को लेते हुए कर रहे हैं, जैसे यहां के बाद फिर गुना भागा का नियम माने, तो लेकिन यहां तक तो ये लॉजिक आया ना कि मीटर स्क्वायर प्लस मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर, यानी लेंथ स्क्वायर प्लस लेंथ स्क्वायर का जो यूनिट होगा वो लेंथ स्क्वायर के ही बराबर होगा। सही है। तो देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, हम लोग बोले एनर्जी इक्वल टू, दिया हुआ था कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू x पे पावर हाफ x स्क्वायर प्लस b, u इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी x बराबर डिस्टेंस था, तो ये दो हमको पता है, ये दोनों का निकालना है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कह रहा है कि सेम थिंग कैन बी एडेड, यानी इसमें सेम चीज ऐड ही होगा, तो सेम चीज होगा दोनों, यानी b डिस्टेंस मीटर स्क्वायर रहा होगा, तभी ना मान लेते हैं कि ये 2 मीटर स्क्वायर है, तो इसमें जब तक मीटर स्क्वायर ऐड नहीं करेंगे जब तक लिख सकते हैं कुछ, अगर यहां मीटर रहता तो कुछ लिखा था, कुछ नहीं लिखा था, इतना ही लिख जाता। तो ये मीटर स्क्वायर, ईबी मीटर स्क्वायर, तो ईबी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहां से b बराबर डिस्टेंस का स्क्वायर। उसके बाद ये तो क्लियर हो गया मेरा। अब ये डिस्टेंस स्क्वायर ही रह जाएगा ना नीचे, हम लोग को यूनिट निकालना है, तो यहीं पर लॉजिक था कि यहां पर हम लोग को कोई फार्मूला कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, यानी हमको सिर्फ डायमेंशन या यूनिट निकालना है। तो डायमेंशन या यूनिट निकालना है, तो जब मीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर से जोड़ेंगे तो मीटर स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर ही रहेगा, तो हम उसको कंसीडर कर लिए, तो ये लॉजिक था। उसके बाद फिर हम लोग को कैलकुलेशन करना था, तो डिस्टेंस ऊपर गया, ये नीचे आया, ये रह गया, तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लिए। 106 था। इस क्वेश्चन को बस खाली आप 1-2 बार बना लेंगे, बाकी ये टेंशन नहीं लेंगे कि क्वेश्चन फिर आते हैं 107। तो 107 में जब है तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी हम लोग को डिस्कस किए हैं कि हम लोग को एनर्जी दिया हुआ है E,
लेंथ L and time T is taken as fundamental quantities। यानी अब एक नया सिस्टम हमको बनाना है जिसमें इन तीनों को फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया है। अब द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है किनके टर्म में? तो इनके टर्म। तो हम क्या बताए थे कि हमको तो मालूम नहीं है, तो हम मान लेंगे कि लेट जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला होगा वो एनर्जी के पावर ए होगा, एल पे पावर बी होगा और टी पे पावर सी होगा। यही ना कहते। अब हमको सबका डायमेंशन पता होना चाहिए, तो एल और टी का तो डायमेंशन एल और टी ही होता है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ई का डायमेंशन पता होना चाहिए। तो एनर्जी का डायमेंशन अभी हम आपको लिखे थे कि जो वर्क का डायमेंशन होता है वही एनर्जी का होता है, और वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास इनटू एक्सेलरेशन का मास का डायमेंशन m, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी LT-2, और डिस्प्लेसमेंट का l यानी ये हो जाता है mL2 T इनवर्स 2। और जब आती है बात ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बराबर कहां आया था हम लोग का? तो कोई भी दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा था, वो जो फोर्स आता था Gm1m2/r² आता था, तो G बराबर यहां से जब निकालते थे तो Fr²/m1m2 आता था। अब सबका जब डायमेंशन हम लोग लेते थे, तो जब डायमेंशन लेते थे तो फोर्स का डायमेंशन अभी निकाले हैं mLT इनवर्स 2 मास इनटू एक्सेलरेशन, r का L²। r क्या हो जाएगा? डिस्टेंस होता था दोनों मास के बीच, ये दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करता था, तो ये r डिस्टेंस होता था, ये m1m2 होता था, ये अट्रैक्ट करता था, ये अट्रैक्शन फोर्स बराबर इतना होता था। तो L² बटा नीचे मास गुना मास, एक मास से एक मास कट गया, तो G का आता था m-1, फिर L पे पावर 3 T पे पावर -2, यही आता था। तो अब हम रख देंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी G का टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स, तो m-1 L3 T-2 बराबर एनर्जी का mLT, एनर्जी का क्या हुआ? mL2 T इनवर्स 2, L इस पूरे पे पावर A, L पे पावर B, T पे पावर C, m पे पावर -1, L पे पावर 3, T पे पावर -2 इधर हो जाएगा, m पे पावर A, L पे पावर 2A, T पे पावर -2A, L पे पावर B, T पे पावर C। इसके बाद m-1 L3 T-2 इधर हो जाएगा, m पे पावर A, L पे पावर 2A प्लस B, T पे पावर -2A प्लस C। अब देखिए जब हम लोग कभी बनाते थे कि 8 = 2 पे पावर x रहता था, तो 8 को भी 2 पे पावर 3 लिख देते थे, और जब बेस बराबर होगा तो एक्सपोनेंट को बराबर कर देते थे। यानी 2 पे पावर x बराबर 8 है, तो 2 पे पावर x बराबर 8 तभी होगा जब x 3 के बराबर होगा, तभी ना होगा। यानी अगर बेस बराबर है तो एक्सपोनेंट बराबर होना ही चाहिए, अगर दो इक्वल का साइन है तो एक्सपोनेंट बराबर होना चाहिए। तो इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट, इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट्स, तो a बराबर हो गया, यहाँ m पे -1 है तो a बराबर -1 हो गया। अब आते हैं दूसरा में 2a प्लस b है, इधर 3 है l पे, तो अब यहां से देखिए, अब ये -1 है तो यहाँ -1 हो जाएगा, तो ये -2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो b बराबर 5 हो जाएगा, b बराबर 5 हो जाएगा। उसके बाद अब a निकल गया, b निकल गया, तीसरा नंबर है -2a प्लस c, तो t पे पावर 2a प्लस c है, इधर -2 है, तो इधर हो गया
2 और a का -1 रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और ये c उधर जाके -2 यानी -4 हो जाएगा। तो जब हमको निकल गया तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो माना गया था वो क्या माना गया था, e पे पावर a, l पे पावर b और t पे पावर c। तो e पे पावर a यानी e पे पावर -1, l पे पावर b यानी l पे पावर 5 और c पे पावर -4। इसको हम चेक भी कर सकते हैं, सॉरी c पे पावर नहीं, t के पावर, c का तो वैल्यू -4 आ, c का पावर किसके था, t पे था, तो t पे -4 और b जो था l पे तो 5 वैल्यू है। अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि एनर्जी का डायमेंशन कितना था, तो ml2 t इनवर्स 2 पूरे पे पावर -1, l पे पावर 5 और t पे पावर -4। यहां हो जाएगा f पावर -1, l पे पावर -2 और t पे पावर +2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, l पे पावर 5, t पे पावर -4, m पे पावर -1 ही रह जाएगा। उसके बाद l पे पावर यहां से -2 यहां से 5, तो -2 + 5 यानी +3 हो जाएगा, और t पे पावर यहां पे +2 यहां पे 4, तो t पे पावर -2 हो जाएगा। तो देखिए m - l3 t -2 आ रहा है, यानी हम लोग का सही बना है। तो एकदम से बारी बारी से जैसे जैसे बताया गया है, इसको एक बार दो बार बना लेंगे, रिवाइज कर लेंगे बार बार। सीधी यूनिट और डायमेंशन सेम जैसा चीज है, वहां केजी लिखते हैं तो यहाँ एम लिखते हैं, मतलब एक ही जैसा एक नया तरीका है लिखने का, लेकिन इसका थोड़ा डिफिनीशन अलग है। कि जैसे कि अगर हमको फोर्स का बोलना होगा कि फोर्स का डायमेंशन क्या है, तो फोर्स का डायमेंशन मास में 1 है, L में 1 है और T में -2 है, इस तरह से बोला जाता है ना, और पढ़ा जाता है MLT इनवर्स 2, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 108 में भी 108 के पहले थोड़ा सा आते हैं हम लोग, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे डायमेंशनल कांस्टेंट एंड डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल कांस्टेंट एंड डायमेंशनल वेरिएबल की बात कर रहे थे। कुछ चीजें आती है यहां पे, जैसे अगर हम बोले एक क्वांटिटी having unit must have dimension, तो रॉन्ग हो जाएगा या फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एक क्वांटिटी हैविंग यूनिट मस्ट हैव डायमेंशन। तो हमारे पास ऐसा दो क्वांटिटी है, एक प्लेन एंगल है और दूसरा सॉलिड एंगल है, जिनके पास इनका भी रेडियन है, इनका स्टेरेडियन है और इसमें नो डायमेंशन। लेकिन अगर इसी को पलट के बोल दीजिएगा, एक क्वांटिटी हैविंग डायमेंशन मस्ट हैव यूनिट, तो ये सही हो जाएगा, करेक्ट या ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। यानी जिसमें डायमेंशन होगा उसका तो यूनिट होगा ही होगा। डायमेंशन एम है, मान लीजिए लिखा हुआ था केजी, तो यूनिट होगा ही। डायमेंशन टी लिखा हुआ है तो सेकंड तो होगा ही। तो डायमेंशन अगर है तो यूनिट मस्ट भी होगा, लेकिन अगर यूनिट है तो डायमेंशन नहीं हो सकता है। इसका हमारे पास दो एग्जांपल है, प्लेन में ही दो एग्जांपल है, और कोई एग्जांपल नहीं है ना। बाकी में और में भी यूनिट है तो डायमेंशन भी होगा, जितने भी डेराइव क्वांटिटी। तो इस तरह से इसके बाद एक चीज और देखते हैं हम लोग, कहता है ए फॉर्मूला इज डायमेंशनली
incorrect, then it must be experimentally incorrect. मतलब अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो एक्सपेरिमेंट में कभी सही हो ही नहीं सकता। जैसे अगर आप फोर्स या मान लीजिए एक तरफ डिस्टेंस लिखा हुआ है और बराबर टाइम लिखा हुआ है, एक तरफ डायमेंशन एल है, एक तरफ डायमेंशन टी है, ये कभी पॉसिबल है? यानी कोई भी वैसा फॉर्मूला जो कि डायमेंशनली रॉन्ग लिखा हुआ है वो एक्सपेरिमेंटली कभी सही नहीं हो सकता है। जैसे अगर यहां हम एक क्वेश्चन लिखे, चेक वेदर द फॉर्मूला फॉर एनर्जी E बराबर m स्क्वायर v स्क्वायर इज करेक्ट और नॉट, करेक्ट और नॉट, तो हम LHS का डायमेंशन लेंगे, डायमेंशन ऑफ LHS यानी E का डायमेंशन हम लोग पढ़े एनर्जी का ml2 T इनवर्स 2, फिर डायमेंशन ऑफ RHS हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर यानी m स्क्वायर v में हो जाएगा LT माइनस 2 का स्क्वायर यानी हो जाएगा m स्क्वायर L स्क्वायर T माइनस 4, v स्क्वायर तो LT माइनस 1 सॉरी तो माइनस 2 है बराबर, ये दोनों तो बराबर है लेकिन है m पे पावर यहां 1 यहां 2, सो द फॉर्मूला इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, डायमेंशनली इनकरेक्ट यानी ये फॉर्मूला कभी भी डायमेंशनली सही नहीं हो सकता, अरे सॉरी डायमेंशनली सही नहीं है तो कभी भी एक्सपेरिमेंट में सही नहीं हो सकता है, यानी ये एकदम टोटली रॉन्ग ही होगा, एक्सपेरिमेंट में कभी भी सही नहीं हो सकता। लेकिन अगर इसी स्टेटमेंट को हम बदल दें, the formula is dimensionally correct, then it may or may not be experimentally correct। कह रहा है कि अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो वो एक्सपेरिमेंटली करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे चेक वेदर द फॉर्मूला हम यहां कर देते हैं mv स्क्वायर एंड E बराबर हाफ mv स्क्वायर, ये दोनों फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटली करेक्ट है। अगर इसका डायमेंशन निकालते हैं mv स्क्वायर का तो ये भी आ जाता है mlt माइनस 1 का स्क्वायर यानी ml2 t इनवर्स 2, और हाफ mv स्क्वायर का भी जब डायमेंशन आप निकालते तो हाफ का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, नो डायमेंशन, और ये m और ये t माइनस 1 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा ml2 t इनवर्स 2, तो ml2 t इनवर्स 2। देखिए तो दोनों डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन हम जब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आएगा हाफ mv स्क्वायर, नॉट आएगा mv स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला दोनों डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली करेक्ट कौन है? हाफ mv स्क्वायर है। तो अगर कोई भी फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो एक्सपेरिमेंटली करेक्ट हो, लेकिन अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली गलत है, इनकरेक्ट है, तो वो तो पक्का एक्सपेरिमेंटली इनकरेक्ट ही होगा, एकदम लिख के दे दीजिएगा। तो इस तरह का स्टेटमेंट आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, इस तरह से जैसे कहेगा कि s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जहां कहेगा s डिस्टेंस है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और t टाइम है, ये टाइम। तो देखिए ये डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस होना चाहिए। तो ut अगर निकालिएगा आप डायमेंशन तो u का क्या होगा? मीटर पर सेकंड, और टाइम का t देखिए तो t माइनस 1 है, 1 0 t पे पावर 0 हो जाएगा यानी l आ जाएगा। और यही जब at स्क्वायर हाफ at स्क्वायर का कीजिएगा तो हाफ का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, एक आएगा t इनवर्स 2 और t स्क्वायर, देखिए तो माइनस 2 2 कट जाएगा, l हो जाएगा।
तो यानी EVL तो अगर आप इसी को लिख देते s बराबर ut प्लस 2at स्क्वायर, तो इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होता, इससे ही होता है ना डायमेंशनली, लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या हो जाता है, एक्सपेरिमेंटली तो गलत हो जाता है, एक्सपेरिमेंटली s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। तो इस तरह से कोई फार्मूला एकदम से पक्का इसको लिख लीजिएगा बढ़िया से कि एक्सपेरिमेंटली करेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्ट तो होगा। अगर एक तो और स्टेटमेंट है कि अगर कोई फार्मूला एक्सपेरिमेंटली ही करेक्ट है तो पक्का डायमेंशनली करेक्ट होगा, काहे कि डायमेंशनली करेक्ट नहीं रहता तो एक्सपेरिमेंटली करेक्ट कभी भी नहीं होता। तो इस तरह से कोई भी फार्मूला अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो कभी भी एक्सपेरिमेंटली इनकरेक्ट नहीं होगा। कोई फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो एक्सपेरिमेंटली करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई फार्मूला एक्सपेरिमेंटली करेक्ट है तो पक्का डायमेंशनली करेक्ट होगा, तभी एक्सपेरिमेंटली करेक्ट आया है ना। तो इस तरह से आप इन तरह के स्टेटमेंट्स को नोट कर लेंगे और इससे आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये भी एक नोट कर लेंगे कि इफ ए फॉर्मूला इज एक्सपेरिमेंटली करेक्ट then it must be already dimensionally correct। वो डायमेंशनली करेक्ट हुआ होगा तभी एक्सपेरिमेंटली करेक्ट हुआ होगा, अन्यथा वो नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, अभी एक दो क्वेश्चन और रह गया है, उसके लिए कल और बताया जाएगा, है ना। तो फिर लास्ट किया जाएगा ये चैप्टर। धन्यवाद।